पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की प्लेट्स के बीच लगने वाला फोर्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में स्टोर होने वाली एनर्जी, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी, इन तीनों चीजों को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, किस तरह से डिफाइन किया जाता है और किस तरह से इनकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, यही हम देखने वाले हैं आज के इस वीडियो को। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप सभी के सामने आपके अपने YouTube चैनल पर फिजिक्स के कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लेकर के। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो पैरेलल प्लेट्स होती हैं कैपेसिटर की, उन प्लेट्स के बीच में क्या अट्रैक्शन फोर्स होता है, वहां पर कितना एनर्जी स्टोर होता है, उसका क्या वैल्यू होता है, और साथ ही साथ हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी होती है उस एनर्जी का पर यूनिट वॉल्यूम क्या वैल्यू होता है, यानी कि एनर्जी डेंसिटी का क्या वैल्यू होता है और किस तरीके से हम उसे कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट्स के साथ रिलेट करके कैलकुलेट कर सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं। तो यही सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो से पहले भी हम लोग कैपेसिटर के बारे में 2 वीडियो और बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो कैपेसिटर होता है उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, किस तरह से वो डिफाइन होता है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर किस तरह से डिफाइन होता है। नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम डिफरेंट काइंड ऑफ कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर पाएंगे, क्या प्रोसीजर वहां पर हमें फॉलो करना होता है, चाहे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, स्फेरिकल कैपेसिटर हो या सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो, चाहे कोई आइसोलेटेड कैपेसिटर ही क्यों ना हो, सभी तरह के कैपेसिटर का हमने कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना सीखा था। और आज ये हमारा नया वीडियो है जिसमें हम कैपेसिटर के बारे में कुछ और चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। इससे हमें यहां पर कैलकुलेट करना है कि जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं उनके बीच में जो फोर्स होगा उसका वैल्यू क्या होगा। देखिए यहां पर हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर किया हुआ है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम जानते हैं कि हमारे पास 2 प्लेट्स यहां पर होती हैं जो कि पैरेलल टू ईच अदर रखी हुई होती हैं, जिसमें एक पॉजिटिव प्लेट होता है, एक नेगेटिव प्लेट होता है। और यहां पर हम साइड व्यू देख रहे हैं, ये प्लेट है आपका, ये फ्रंट व्यू हो गया और ये इसका साइड व्यू हम देख रहे हैं। तो इसीलिए हमें यहां पर 2 वर्टिकल लाइन टाइप्स नजर आ रही हैं, बट दीज आर नथिंग बट द साइड व्यू ऑफ दीज 2 पैरेलल प्लेट्स। तो यहां पैरेलल प्लेट्स है, इसे प्लस क्यू चार्ज दिया गया है और ऑब्वियसली ये अपोजिट माइनस क्यू। तो ये इधर ये पॉजिटिव चार्ज इस पर रहेगा और ये इस पर नेगेटिव चार्ज इस तरह से है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, अगर मैं कैलकुलेट करूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 1 on plate 2, let's say this is plate 1 and this is plate 2, so electric field due to 1 on 2, so that is E. This is electric field E. And what would be the direction of this electric field E? Suppose हमारे पास कोई प्लेट है जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अवे फ्रॉम दैट प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो टुवर्ड्स दैट प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी। तो इन द सेम वे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो होगा ये इस डायरेक्शन में होगा, प्लेट 1 की वजह से प्लेट 2 पर, और यहां पर जो है प्लेट 1 पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए अवे फ्रॉम दैट, ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं इस डायरेक्शन में होगा, और इसका वैल्यू होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा यहां पर चार्ज डेंसिटी होगा और सिग्मा का वैल्यू कितना होगा, कितना है इस प्लेट पर चार्ज Q, और लेट्स से इसका सरफेस एरिया है कैपिटल A, Q अपॉन A, दैट वुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है किस पर, प्लेट 2 पर, कितना E, और इस प्लेट पर चार्ज कितना है Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज ये क्या होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। सो फोर्स ऑन प्लेट 2, तो ये कितना होगा F, एंड दैट F वुड बी दैट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा अपोजिट डायरेक्शन, ये जो फोर्स होगा इसका डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। क्यों होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है। हम ये जानते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज किसी सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है, इन द सेम में यहाँ पर ये फोर्स लगेगा। और इस फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E इंटू Q,
और यहां पर जो है इसका वैल्यू हम प्लेस कर दें, तो ये क्यू रखा है एज इट इज, ई का वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड सिग्मा इज क्यू बाय ए, सिग्मा इज क्यू बाय ए 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो गया फोर्स का वैल्यू यहां पर 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, सो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया फोर्स बिटवीन प्लेट्स। यही फोर्स जो है ये सेकंड वाला प्लेट फर्स्ट वाले प्लेट पर लगा रहा होगा और फर्स्ट वाला प्लेट सेकंड वाले प्लेट पर लगा रहा होगा, एंड दिस वुड बी द अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स ये क्या होगा यहां पर, अट्रैक्शन फोर्स होगा। ऑब्वियसली अट्रैक्शन फोर्स किस लिए होगा यहां पर, ये फर्स्ट प्लेट है, सेकंड प्लेट है, ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है एफ से। अट्रैक्शन फोर्स क्यों होगा, क्योंकि दोनों पर अपोजिट चार्जेस है, इक्वल चार्ज है, अपोजिट चार्ज है, दैट्स व्हाई देयर वुड बी एन अट्रैक्शन फोर्स। और आप देख सकते हैं कि ये जो फोर्स है ये इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि प्लेट्स के बीच सेपरेशन कितना है, दो वी नो दैट कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो सेपरेशन होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, सिग्निफिकेंट सेपरेशन होता है बट काफी कम होता है, बहुत ज्यादा सेपरेशन नहीं होता है जो डायमेंशंस हैं उनके कंपैरिजन में। तो दैट्स व्हाई यहां पर हम देख सकते हैं कि ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि उनके बीच का सेपरेशन कितना है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अदरवाइज ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, और यहां पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये 2 आएगा या नहीं आएगा, तो यहां पर आपको 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ये फॉर्मूला एज इट इज याद रखना है। इन टर्म्स ऑफ सिग्मा भी कई बार ये फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं। ओके, तो अभी यहां पर बात हो गई फोर्स की, अब हम बात करने वाले हैं यहां पर एनर्जी की। तो यहां पर कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है, हम जानते हैं, क्योंकि कैपेसिटर वो डिवाइस है जो क्या करता है, जो चार्ज को स्टोर करता है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है, और जरूरत पड़ने पर हम उसे वापस से यूज कर सकते हैं। तो यहां पर ये जो एनर्जी स्टोर होती है किस तरह से हो रही है, या इसका कैलकुलेशन किस तरह से किया जाएगा, क्या इसका वैल्यू होगा, वो हम देखते हैं। तो हम एक चीज जानते हैं कि एनर्जी में क्या होता है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, या फिर जो वर्क होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर भी हम कुछ इसी तरह से इसे डिफाइन करने वाले हैं। अब यहां पर हम देखें, हमने देखा कि एक प्लेट की वजह से दूसरे प्लेट पर क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है एफ। नाउ व्हाट डू आई वांट, मैं चाहता हूं कि मैं ये फर्स्ट प्लेट है, लेट्स से ये सेकंड प्लेट, तो ये जो सेकंड प्लेट है इसे फर्स्ट प्लेट से मैं सेपरेट करूं, सेपरेट करना चाहता हूं विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, मींस स्लोली। इसका मतलब मुझे सेकंड प्लेट को कोई एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं करना है, यानी मुझे क्या करना होगा, ये जो अट्रैक्शन फोर्स है इसके इक्वल और अपोजिट एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। यानी मैं यहां एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा लेकिन इसका मैग्नीट्यूड एज इट इज इस अपोजिट फोर्स, ये जो एफ अट्रैक्शन फोर्स है बिटवीन द प्लेट्स, इसके इक्वल होना चाहिए, ताकि मैं इसे स्लोली मूव करवा सकूं। एंड व्हाट डू आई मीन बाय स्लोली मूविंग ऑफ दिस प्लेट, इट मींस कि यहां पर कोई एक्सेलरेशन हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यहां पर कोई भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आने वाला है। ओके, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पर एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया है। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स to move, or we must say to separate plate by distance d without changing kinetic energy, so that is W. Okay, so what we need to calculate here, we need to calculate the work done by the external force to make the separation between the plates equal to distance d. So हमें क्या करना है, ये जो separation है ये d के इक्वल करना है, और उसको करने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स है जो कि किसके इक्वल है, अट्रैक्शन फोर्स के इक्वल ही है मैग्नीट्यूड में, इसका वर्क डन कैलकुलेट करना है। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो वर्क डन होगा ये कितना आ जाएगा, ये हमें देखना है यहां से। तो ये वर्क डन आ जाएगा, ये फोर्स, अभी मैंने बताया कि ये जो फोर्स है एफ, ये किस पर डिपेंड नहीं करता, ये सेपरेशन पर डिपेंड नहीं करता। हमने देखा क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ये इसका वैल्यू आया था, तो ये कितना सेपरेशन है उस पर डिपेंड नहीं करता ये फोर्स। ठीक है, तो सीधा ये फोर्स इनटू सेपरेशन कितना डी, हम मान लिए कि इनिशियली सेपरेशन 0 था, अब कितना सेपरेशन हो गया डी, तो इसमें वर्क डन कितना हुआ एफ इंटू डी, जहां पर एफ कितना था क्यू स्क्वायर अपॉन 2
ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये हमारा वर्क हो गया। अब एक चीज यहां से समझने वाली है कि ये जो वर्क डन किया है ये किस फॉर्म में स्टोर हुआ है, ये कैपेसिटर में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। सो दिस वर्क डन इज stored as potential energy in कैपेसिटर। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से हम कह सकते हैं सिंपली एनर्जी ऑफ कैपेसिटर U इज इक्वल टू दैट वर्क डन। और वो वर्क डन कितना आया था यहां से हमारे पास में? वर्क डन हमने निकाला क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो ये हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब एप्सिलॉन नॉट a इंटू डी, एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई डी, ये क्या हो गया? ये हो गया कैपेसिटेंस C, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हाफ सी वी स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये कैसे लिख पाए हम? क्योंकि Q इज इक्वल टू होता है सी वी, ये रिलेशन हमने यूज कर लिया और Q को रिप्लेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ C एंड V, और यहां से हमें हाफ सी वी स्क्वायर। तो ये हमें फॉर्मूला मिल गया किसका? पोटेंशियल एनर्जी का या एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का। तो यहां से भी हम देख सकते हैं कि हम किस तरह से यहां पर एनर्जी कैलकुलेट कर पाए। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, यहां पर वर्क एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए कि जो वर्क किया है वो यहां पर क्या होता है कि एनर्जी जो है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में होगा, पोटेंशियल एनर्जी में होगा, या लॉस हो सकता है। अब चूंकि यहां पर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं था, कोई फ्रिक्शन नहीं था, इसलिए कोई लॉस नहीं हुआ। और यहां पर हमने स्लोली हमने प्लेट को मूव करवाया था, ताकि हमने उसको कोई एक्सेलरेशन नहीं दिया, जिस वजह से वहां पर काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। तो जो भी हमने वर्क किया वो पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। और वो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी थी? वो पोटेंशियल एनर्जी थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या हम उसको सीधा सीधा कहें एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर के एनर्जी का फॉर्मूला भी डेराइव हो जाता है। अब यहां पर हमने बात की थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, इसको जनरली मैं डेराइव करूं क्योंकि ये किसी भी कैपेसिटर के लिए यही फॉर्मूला होता है। तो इसको जनरलाइज भी हम कर सकते हैं कि सपोज यहां पर हमने जो है कंडक्टर लिया है, कंडक्टर पर चार्ज Q है। अब कंडक्टर पर चार्ज यहां पर Q है, तो लेट्स से इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस जो है वो C है, क्योंकि कैपेसिटेंस डिपेंड करता है इसका डायमेंशन क्या है, इसका जो है शेप और साइज क्या है, ठीक है, चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक। और इसका पोटेंशियल इस टाइम पे मान लिया V, तो हम जानते हैं Q इज इक्वल टू होता है CV, ये हम जान रहे हैं। तो यहां से V इज इक्वल टू आ गया Q बाय C, ये आ गया। अब एक चीज ध्यान रखें कि वर्क डन जो हो रहा होता है यहां पर, ठीक है, वर्क डन अगर हमको कैलकुलेट करना होता है तो हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि एनर्जी में क्या चेंज आया है यहां पर। जो अभी मैंने पिछले केस में दिखा कि जो हमने वर्क डन किया वो यहां पर एनर्जी में इंक्रीज कर दे रहा था। वो किसकी एनर्जी में? पोटेंशियल की। यहां पर जो कैपेसिटर था उसकी एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज कर दे रहा था। इसी तरह से अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं एक DQ चार्ज लेकर के आता हूं। ये इस तरह से एक DQ चार्ज में लेकर के आया, यहाँ Q ऑलरेडी था, DQ लेकर के आया। अब Q जो था ये भी पॉजिटिव है, DQ लाया ये भी पॉजिटिव है, तो रिपल्शन होगा। तो मैं कुछ वर्क करके यहां पर लेकर के आया हूं, तो जो मैंने वर्क किया है वो इसकी एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। और कितनी एनर्जी यहां पर बढ़ जाएगी? इसका पोटेंशियल ऑलरेडी V था और V पोटेंशियल पर DQ चार्ज लेकर के आए, तो पोटेंशियल इंटू चार्ज यही एनर्जी होता है। तो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं वर्क डन टू bring DQ charge to the conductor, that would be DW। तो ये DW वर्क जो है वो कितना हो गया यहां पर? ये हो गया V इंटू DQ, एंड V इज Q बाय C इंटू DQ, दिस इज DW। अभी टोटल वर्क डन कैलकुलेट हम कर लें यहां से, दैट वाज Q बाय C DQ। और टोटल वर्क डन हम कैलकुलेट कर ले कहां से कहां तक का? जब कोई चार्ज नहीं था यहां पर इस कंडक्टर पर, और जब टोटल चार्ज कितना आ गया? कैपिटल Q, तो दैट इज टोटल वर्क डन। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास में 1/c कांस्टेंट हो गया, Q स्क्वायर बाय 2, लिमिट डाल दिए 0 से Q। तो यहां से हमारे पास जो वर्क डन है, यहां से जो वर्क डन है वो कितना आ गया? Q स्क्वायर बाय 2c। और ये जो वर्क डन है मैंने जैसे अभी बताया कि जो हमने वर्क किया यहां पर
टोटल चार्ज को लेकर के आने में ये जो वर्क किया ये किस फॉर्म में स्टोर हुआ है यहाँ पर, क्योंकि इस चार्ज को जो हम लेकर के आए हैं विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी लेकर के आए हैं, तो स्लोली लेकर के आए हैं, यानी कि यहाँ पर जो भी हमने वर्क किया है इसको यहाँ पर लाने में वो इस कंडक्टर की एनर्जी को इंक्रीज करने में काम आया है और वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया है। और कंडक्टर का एनर्जी असल में क्या है, इस कैपेसिटर का एनर्जी, क्योंकि एक सिंगल कंडक्टर भी कैपेसिटर की तरह से बिहेव करता है। ये फर्स्ट वीडियो जो था कैपेसिटर का वहां हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो सिंपली ये हमने क्या निकाल लिया, इस कैपेसिटर का यहां पर एनर्जी निकाल लिया। सो दैट इज क्यू स्क्वायर बाय 2c। अगेन सेम फॉर्मूला, इसको हाफ सी वी स्क्वायर करके भी लिखा जा सकता है। तो ये एक जनरलाइज तरीके से मैंने जो है डिफाइन कर दिया। यहां पर जरूरी नहीं है कि ये किस शेप का, किस साइज का, किस टाइप का यहां पर कैपेसिटर है, ये किसी भी तरह का कंडक्टर हो सकता है, यानी कि कैपेसिटर हो सकता है, उसके लिए भी हमने डिराइव किया। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए भी मैंने आपको अलग से डिराइव करके बताया है। तो दोनों तरीके से एक ही रिजल्ट आ रहा है, तो ये जनरलाइज रिजल्ट है किसी भी तरह के कैपेसिटर के लिए। ओके, तो ये हमने क्या कैलकुलेट किया, यहां पर हमने एनर्जी कैलकुलेट किया, किसका, कैपेसिटर का। अब यहां पर हम बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की। देखिए कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी होता है। अब एनर्जी होता है तो उस एनर्जी को क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई लिमिट तो होता नहीं। सपोज एक मैंने पॉइंट चार्ज रखा तो हम जानते हैं कि उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इनफाइनाइट लेंथ तक जो है एग्जिस्ट करता है, दो उसकी इंटेंसिटी जो है, स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाती है, बट वी अज्यूम कि वो इनफाइनाइट तक एग्जिस्ट करता है। तो इनफाइनाइट तक उसका एनर्जी जो है ओवरऑल हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, इससे बेटर वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एनर्जी डेंसिटी हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी क्या है, यहां पर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमें कैलकुलेट करना है। और अभी हम निकाले कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E एग्जिस्ट करता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना होता है प्लेट्स के बीच में, ये मैंने बताया कि पॉजिटिव प्लेट जो है इसकी वजह से भी होता है, और ये नेगेटिव प्लेट जो है ये इसकी वजह से भी होता है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं यहां पर इसी वीडियो में, जहां पर हमने फोर्स कैलकुलेट किया था। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना होता है यहाँ पर टोटल, ये पॉजिटिव की वजह से भी होगा और नेगेटिव की वजह से भी होगा, पॉजिटिव की वजह से और नेगेटिव प्लेट की वजह से। ठीक है, ई जो होगा आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट की वजह से इस साइड होगा और नेगेटिव प्लेट की वजह से भी इस साइड होगा, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट की वजह से अवे फ्रॉम दैट प्लेट होता है और नेगेटिव प्लेट जो है उसकी वजह से टुवर्ड्स दैट प्लेट होता है। तो टोटल ई हो जाएगा, और ई होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका भी सेम चार्ज डेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल ये कितना हो जा रहा है, यहाँ से टोटल हमारा हो जा रहा है ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा होता है क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन द प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हो गया। एनर्जी अभी हम निकाले, एनर्जी कितना था, तो यहां पर एनर्जी जो था, एनर्जी कितना था, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ये हम देख चुके हैं एनर्जी क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक, और यहां पर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर मैं करूं तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, और वॉल्यूम कितना था AD। देखिए यहां पर क्या है हमारे पास में, ये दो प्लेट्स है, दो प्लेट्स हो गई। ठीक है, दोनों प्लेट्स का एरिया जो है कैपिटल ए, उनके बीच सेपरेशन D, तो एरिया ऑफ बेस, इसको इस तरह से देखें, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो ये एक तरह से हमारे पास में कितना हो गया, A इंटू डी, ये वॉल्यूम हो गया उस पूरे कैपेसिटर का, उन दोनों प्लेट्स के बीच का जो वॉल्यूम है। ठीक है, और C जो है, C होता है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, तो ये C का वैल्यू यहां से रखे हम, तो ये 2 एप्सिलॉन नॉट, ये A डिवाइडेड बाय D, तो ये A स्क्वायर, और D से D कैंसिल आउट हो जाएगा यहां से। ठीक, तो यहां से ये एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, तो ये क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर, ये हो गया यहां पर। अब एक चीज ध्यान दें यहां से कि हम E निकाल लेते, E कितना था, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, तो ये Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया हमारे पास Q एप्सिलॉन नॉट A होल स्क्वायर 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना वैल्यू हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम असल में क्या है, एनर्जी डेंसिटी, तो ये कितना हो गया हाफ, और ये एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर,
तो ये आप फॉर्मूला ध्यान रखें। ये किसका फॉर्मूला है? ये है एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। ये आपको काफी जगह कैलकुलेशन में हेल्प करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, या आगे भी कई जगह कहीं एनर्जी कैलकुलेशन करना है, कुछ और कैलकुलेट करना है, तो ये काफी हमको हेल्पफुल रहता है। लेकिन ये डिराइव हमने किसकी हेल्प से कर लिया? ये डिराइव हमने कर लिया किसकी हेल्प से? कैपेसिटर की एनर्जी की हेल्प से, या कैपेसिटर के जो डायमेंशंस हैं उसकी हेल्प से हमने ये डिराइव कर लिया। इसके डेरिवेशन और भी तरीके से हो सकते हैं, बट यहां पर चूंकि हम कैपेसिटर की बात कर रहे थे तो उसी के थ्रू हमने एक और नई चीज डिराइव करने की कोशिश की, जो कि इसके कॉन्सेप्ट्स को भी रिलेट करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो एनर्जी स्टोर होता है कैपेसिटर में, वो किसकी वजह से होता है? वो ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेट्स के बीच में जनरेट होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वो एनर्जी होता है असल में। और वो एनर्जी इस एनर्जी डेंसिटी से भी हम देख सकते हैं। सिंपली इस एनर्जी डेंसिटी को अगर हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे कैपेसिटर के, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा यहां पर एनर्जी। ठीक है, किसका? कैपेसिटर का। तो ये हमारा आज का वीडियो था। इसमें हमने तीनों चीजें डिस्कस करी। हमने देखा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, उसके बीच में जो प्लेट्स है उन प्लेट्स के बीच में फोर्स कितना होता है, उसके बाद एनर्जी वहां कितना स्टोर होता है, उसके बाद हमने देखा कि एनर्जी डेंसिटी जो है वो किस तरह से हम वहां पर डिफाइन कर सकते हैं या उसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम कैपेसिटर के बारे में और भी चीजें डिस्कस करेंगे। 2 वीडियोस ऑलरेडी हम कैपेसिटर के डिस्कस कर चुके हैं। ये कैपेसिटर के बारे में तीसरा वीडियो था। कुछ और वीडियोस कैपेसिटर के लिए जल्दी ही लेकर के हाजिर होंगे आपके सामने। आप इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इसे पहुंचाएं। हमारा टारगेट यही है, हमारे चैनल का टारगेट यही है कि हम कंसेप्चुअली आप लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाएं, ताकि किसी भी तरह के बेसिक्स और फंडामेंटल्स में आप लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू।